नमस्कार मित्रों सरदार वल्लभ भाई पटेल एकेडमी आपके लिए आज लेकर आए हैं मध्य प्रदेश के पुरातत्व स्थलों की संपूर्ण जानकारी, जो किसी भी मध्य प्रदेश की प्रतियोगी परीक्षा के लिए बेहद उपयोगी होगी। साथ ही साथ सरदार वल्लभ भाई पटेल एकेडमी आपके लिए निःशुल्क सीरीज चला रहे हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, मैथमेटिक्स की, पॉलिटी की, हिस्ट्री की, जहां आप घर बैठे ही पूरी तरह से निःशुल्क पढ़ाई कर सकते हैं। तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते हुए इस निःशुल्क पढ़ाई का पूरा फायदा उठाएं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो देखिए, आज हम पढ़ने जा रहे हैं मध्य प्रदेश के पुरातात्विक स्थल। आज हम इन 15 स्थानों के बारे में पढ़ेंगे कि ऐसे कौन कौन से फैक्ट्स हैं जो हमारे किसी भी परीक्षा, चाहे वो एमपीपीएससी हो, एसआई हो, कांस्टेबल हो, व्यापम हो, उसके लिए काम आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला पॉइंट आता है हमारा डांगवाल। तो देखिए, जितने भी हमारे मध्य प्रदेश के पुरातत्व स्थल हैं, इसमें सबसे पहला पॉइंट आप याद रखना उनका जिला, कि डांगवाल कहां पर स्थित है? उज्जैन जिले में। चाहे वो एरण की बात करें, हम कायठा की बात करें, किसी भी क्षेत्र की बात करें, तो सबसे पहला पॉइंट आप जरूर याद रखना कि वो किस जिले में स्थित है। यह सबसे पहला क्वेश्चन होता है पुरातत्व स्थल से। अब देखिए, आता है कि उस क्षेत्र में क्या हमें खास प्राप्त हुआ। तो जैसे हम डांगवाल की बात करें और आप इस ग्राफिक्स की तरफ देख रहे हैं, तो देखिए ये ब्राह्मी लिपि में लिखे हुए कुछ सिक्के हैं, कॉइन्स हैं, जो हमें मिले। तो आप ध्यान रखना, यही हमारा एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि ब्राह्मी लिपि के सिक्के किस क्षेत्र से प्राप्त हुए। तो वो क्या है? डांगवाल, जो उज्जैन जिले में है। ये मैंने आपके लिए पॉइंट लिखा भी हुआ है कि ब्राह्मी लिपि की मुद्राएं प्राप्त हुई है, करेंसी प्राप्त हुई है। अब देखिए, आगे चलते हैं इसके महत्व के बारे में। अब देखिए, ये स्थान का महत्व क्यों जाता है कि 2000 ईसा पूर्व से लेके और परमार काल तक की पुरातत्व सामग्री और हमें यहां से प्राप्त होती है। तो ये हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है 2000 बीसी से लेकर और परमार काल तक। तो ध्यान रखिएगा, ये काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है कि परमार वंश के बारे में भी जानकारी मिलती है और हमारे को प्राचीन काल की भी। अब देखिए, इसके अलावा यहां से क्या क्या मिला है ब्राह्मी लिपि के सिक्कों के अलावा। देखो, 2 कुंडों वाली यज्ञशाला, यहां पर ऐसी हमें यज्ञशाला मिली जिसमें 2 कुंड थे। फिर देखिए, पक्की मिट्टी की मूर्तियां, यानी हमें यहां से मूर्तियां मिली जो काय की बनी है? पक्की मिट्टी की। फिर इसके अलावा देखिए, पत्थर की मूर्तियां, मिट्टी की भी मूर्तियां मिली है और पत्थर की भी। अब देखिए, लाल और काले रंग की तश्तरियां, जिसके ऊपर हिरण, बेल, सांबर, नीलगाय, इनके भी चित्र बने हैं, और साथ ही साथ हिरण, बेल, नीलगाय की जली हुई हड्डियां। इसका मतलब यह होता है कि यहां पर इन जानवरों को पाला जाता था या खाने के लिए यूज किया जाता था। अब देखिए, आता अगला खेती से संबंधित, कि यहां से चावल, गेहूं, जौ, मूंग और ज्वार के जले हुए दाने प्राप्त हुए। तो ये सभी पॉइंट याद रखिएगा। वैसे मेन तो सबसे पहला पॉइंट आता है आपका उज्जैन जिले में होना, और दूसरा ब्राह्मी लिपि की मुद्राएं। एक खास पॉइंट, ये 2 कुंडों वाली यज्ञशाला को भी आप याद रखना। तो बस इतना ही आता है डांगवाल में। इससे ज्यादा कि आपको प्री के या एसआई कांस्टेबल की जरूरत नहीं है परीक्षा के लिए, और डिटेल के लिए अगले वीडियोस आप देखना। चलिए अब अगले चलते हैं हम अगले क्षेत्र की तरफ। तो देखिए, वो आता है उज्जैन। तो देखिए, डांगवाल खुद उज्जैन का एक शहर, तो जिला तो है जहां पर पुरातात्विक सामग्री है। उसके अलावा देखिए, उज्जैन जो है वो एक ऐतिहासिक शहर भी है, धार्मिक शहर भी है, पर्यटन शहर भी है। और इसका महत्व क्या? देखिए, उज्जैन की स्थापना 1000 ईसा पूर्व से पहले ही हो चुकी थी। तो ध्यान रखें, काफी प्राचीन शहर है, आप जानते भी होंगे। अब देखिए, आता है गढ़कालिका स्तूप। तो देखिए, जो गढ़कालिका स्तूप है, जिसे हम आज की तारीख में गढ़कालिका मंदिर के नाम से भी जानते हैं, उसी के आसपास का क्षेत्र, इससे हमें उज्जैन का संपूर्ण इतिहास प्राप्त होता है कि यहाँ पे कौन से वंश आए, कौन कौन सी अलग अलग राजा महाराजाओं ने क्या क्या वर्क किए, सभी। तो ये ध्यान रखिएगा, गढ़कालिका स्तूप हमें क्या बताता है? उज्जैन का इतिहास। तो ध्यान रखिएगा। अब देखिए, आगे आता है कि 700 ईसा पूर्व की पत्थर, ईंट और लोहे की संरचनाएं प्राप्त हुई है। तो ध्यान रखिएगा, उज्जैन में जो मकान बनाए जाते थे उसमें पत्थर, ईंट और खास तौर से लोहे का भी प्रयोग किया जाता था। कब? 700 ईसा पूर्व में। तो ये काफी महत्वपूर्ण बात होती है कि यहां पर तकनीकी कुछ हद तक विकसित हो चुकी थी 700 बीसी में भी। तो ध्यान रखिएगा। चले अब आगे देखते हैं, अगले पॉइंट की तरफ अपने चलते हैं।
अगला आता है हमारा कायथा। कायथा के तो काफी सारी डिटेल है, इसमें मैं आपको प्री वन डे एग्जाम के हिसाब से ज्यादा फोकस कर रहा हूं, डिटेल वीडियो और भी आगे बना दूंगा। तो देखिए सबसे पहले आता है कायथा, ये कहां पर है? उज्जैन जिले में। आप अच्छे से जानते होंगे वराह मिहिर की ये जन्म स्थली है। वराह मिहिर गुप्त वंश के एक शासक थे। अब देखिए कायथा से हमें 2200 ईसा पूर्व तक की जानकारी मिल जाती है। ये काफी प्राचीन शहर है, यहीं से छोटी काली सिंध नदी का उद्गम होता है, तो हमें 2200 ईसा पूर्व तक की जानकारी यहां से मिल जाती है। अब देखिए आता बेहद महत्वपूर्ण पॉइंट कि इसकी खोज, कायथा शहर के ऐतिहासिक महत्व की खोज किसने की थी? वीएस वाकड़कर द्वारा 1965 में। वाकड़कर जी ने भीमबेटका की भी गुफाएं खोजी है, जैसा कि मैं गुफा वाले वीडियो में आपको बता भी चुका हूं। तो ध्यान रखना, दूसरा क्वेश्चन ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है कि इस पर्टिकुलर स्थान के पुरातत्व महत्व की खोज किसने की है, या इस स्थान की खोज किसने की है। चलिए अगले शहर की तरफ चलते हैं। हमारे महत्वपूर्ण ये आता है आदमगढ़। काफी महत्वपूर्ण है ऐतिहासिक दृष्टि से। तो देखिए सबसे पहले आता है ये किस जिले में? तो नर्मदापुरम जिला। इसको आप बिल्कुल ना भूले, काफी महत्वपूर्ण है। अब देखिए आता है दूसरा महत्वपूर्ण क्वेश्चन कि इसकी खोज किसने की थी? तो वो है आरवी जोशी और एमडी खरे। ये दोनों वो पर्सन है जिन्होंने आदमगढ़ के पुरातत्व महत्व के बारे में दुनिया को बताया था। अब देखिए आते हैं इसके आदमगढ़ के महत्व के बारे में। तो अंतिम पॉइंट में लिखा हुआ है कि यहां से प्रागैतिहासिक शैल चित्र प्राप्त हुए। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, पाषाण काल के आदि मानवों द्वारा बनाए गए यहाँ पर शैल चित्र स्थित है। वैसे गुफा वाले वीडियो में मैंने डिटेल में इनके बारे में बताया, आप देखना। अब देखिए यहां से आते हैं हम पॉइंट्स पर कि क्या क्या मिला है। तो देखिए आता है हस्त कुठार, सीधे शब्दों में कहे एक खुरचनी कुल्हाड़ी टाइप का कोई चीज। अब आता है कांच के टुकड़े। अब देखिए कांच के टुकड़े से कहने का मतलब है कि ये लोग कांच बनाना जानते थे, इनके पास उसकी टेक्नोलॉजी थी, तो इसलिए आदमगढ़ का महत्व बढ़ जाता है। आपसे क्वेश्चन ही पूछेगा कि किस क्षेत्र में कांच बनाने की जानकारी थी या कांच के टुकड़े प्राप्त हुए, तो वो है आदमगढ़। अब देखिए कांच की चूड़ियां, यानी कांच बनाने के अलावा उसको यूज करना भी जानते थे। और इसके अलावा था विभिन्न जानवरों और मनुष्यों की हड्डियां प्राप्त हुई है। तो ध्यान में इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है किस जिले में स्थित है, खोजकर्ता कौन है, एंड देन इसके अलावा शैल चित्र। और जैसा मैंने बताया कांच के टुकड़े कि ये कांच बनाना भी जानते थे, काफी महत्वपूर्ण बात हो जाती है। चलिए अगले बात करते हैं। अब आते हैं बेसनगर, जो कि विदिशा का प्राचीन नाम है भीलसा। तो देखिए ये भी ऐतिहासिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण शहर है। अब पहला पॉइंट तो वही आता है कि किस जिले में स्थित है, ये क्या हो गया? विदिशा। ये आप ध्यान रखिएगा। अब आते हैं इसके खोजकर्ता। तो देखिए इसके खोजकर्ता में सबसे पहले 1910 में एच लेक ने यह बताया था कि ये काफी महत्वपूर्ण शहर है पुरातत्व की दृष्टि से, इतिहास की दृष्टि से। और बाद में 1914 में डीआर भंडारकर ने इसका प्रॉपरली एक उचित वे में जो है उत्खनन किया और दुनिया को इसका ऐतिहासिक महत्व बताया। अब देखिए बेसनगर काफी महत्वपूर्ण है, इसको आप डिटेल में भी पढ़ना, हमारे और वीडियोस भी आएंगे इसी से संबंधित। पर मैं आपको चीज बता देता हूं मतलब कि देखिए सबसे पहला आता है दीवार के अवशेष। यहां पर घर बनाना, मजबूत दीवारें बनाना, इसकी टेक्नोलॉजी जानते थे। अब आते हैं मिट्टी के बने मानव, या हम कहें मूर्तियां। फिर आते हैं पशु पक्षी, शंख, खिलौने और हाथी दांत की वस्तुएं, लोहे के अस्त्र, ये सारी चीजें प्राप्त हुई है। वैसे इसका काफी डिटेल है, पर आप ध्यान रखना 2 लाइनें विदिशा जिले में स्थित है और इसके खोजकर्ता। चलिए आगे चलते हैं। अब अपन आवरा के बारे में, काफी महत्वपूर्ण है ये भी एग्जाम की दृष्टि से। सबसे पहले तो पॉइंट याद रखें, मंदसौर जिले में स्थित है आवरा, या इसको बोला जाता है औरा भी, एक ही बात है, आप कंफ्यूज मत होना, आवरा या औरा। अब देखिए औरा के खोजकर्ता आते हैं एच.वी. त्रिवेदी। कि औरा के ऐतिहासिक महत्व को किसने बताया? एच.वी. त्रिवेदी ने। अब देखिए यहां से महत्वपूर्ण बात आती है क्या क्या चीजें मिली। तो देखिए सबसे पहले आता है ऐसे मकान जिसमें नींव और फर्श थी। मतलब ये लोग मकान बनाने का एक प्रॉपर तरीका जानते थे, नींव कैसे बनाई जाएगी एंड सो ऑन। इसके अलावा देखिए मछली की हड्डियां प्राप्त हुई है, तांबे की चूड़ियां, लोहे के उपकरण, हाथी दांत की वस्तुएं, बच्चों के खिलौने, मूल्यवान पत्थर, काले लाल रंग के मृद भांड
और ढले हुए सिक्के। तो इसमें से आप जो मतलब की बात आती है वो सबसे महत्वपूर्ण होती है नींव और फर्श वाले मकान, लोहे के उपकरण। इसका ध्यान रखें कि ये लोहे के अलग अलग तरीके से यूज करना जानते थे। तो ये सभी वस्तु हमारे काम की है, पर ये दो पर आप फोकस करना, और खास तौर से 2 पॉइंट मंदसौर जिले में है और एच.यू. त्रिवेदी इसके खोज करना है। चलिए आगे देखते हैं हमारे वनडे से रिलेटेड और क्या महत्वपूर्ण है। कसरावद काफी महत्वपूर्ण एग्जाम की दृष्टि से ये भी देखिए आता है खरगोन जिले में स्थित है। तो ये एरिया तो आपको याद रखना है, मैं शुरू से बता चुका हूं। अब देखिए इसमें आता है इतबरडी टीला। तो देखिए इतबरडी टीला जो है काफी महत्व है, यहां से हमें बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म से रिलेटेड काफी सारी जानकारी मिलती है। तो देखिए यहां पर सबसे पहला पॉइंट आता है महत्वपूर्ण कि सड़कों और नालियों की व्यवस्था, यानी यहाँ पे जो कॉलोनियां और जो शहर बसाए गए जो लोग रहते थे उनने सड़कें नालियों की प्रॉपर व्यवस्था बनाई थी। फिर देखिए इसके बाद आता है त्रिकोणी ईंटें। यहां पर ये ट्रायंगुलर ईंटों का यूज करते थे मकान बनाने में और अलग अलग चीजों के कंस्ट्रक्शन में। तो ये ध्यान रखना, इसी तरह के क्वेश्चन बनते हैं कि त्रिकोणी ईंटें कहां से प्राप्त हुई है, ये सड़क नाली की व्यवस्था कहां से हमें जानकारी प्राप्त होती है। तो कसरावद जो खरगोन जिले में है। अब देखिए बाकी तो बहुत सी कॉमन बातें जैसे खिलौने प्राप्त होना, मानव पशु की आकृतियों वाले मूर्तियां मिलना इत्यादि, तो ये लगभग कॉमन ही, पर ये 2 फैक्टर याद रखना। त्रिकोणी ईंटें आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। चलिए आगे चलते हैं। अब एरण काफी महत्वपूर्ण स्थल। तो देखिए एरण आता है सबसे पहले सागर जिले में और दूसरा बीना नदी के किनारे। अभी देखिए ये तो सबको मालूम है कि एरण सागर जिले में आता है, तो एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए वो आपसे पूछ सकते हैं किस नदी के किनारे है। तो ध्यान रखिएगा बीना नदी। अब देखिए आते हैं इसके खोजकर्ता, ये है कृष्णदत्त वाजपेयी। एरण का हमें ऐतिहासिक महत्व, पुरातात्विक महत्व किसने बताया? कृष्णदत्त वाजपेयी ने। अब यहां से हमें काफी सारे मंदिर और दूसरे उनके अवशेष प्राप्त हुए जो कुछ आज की तारीख में पूरी तरह से सुरक्षित बचे हैं। वो आपके सामने एक चित्र है एरण का, ये काफी प्रसिद्ध है। अब देखिए यहां से हमें क्या स्पेशल मिला है। तो देखिए सबसे पहला आता है बाट। ये रिप्रेजेंट करता है कि वजन तोलने के लिए ये किसी बाट का प्रयोग करते थे और काफी ये विकसित लोग रहे होंगे। अब आते देखिए शंख की चूड़ियां, लाल काले मृदभांड और चमकीले पत्थर इत्यादि। तो ध्यान रखिएगा बीना नदी, कृष्णदत्त वाजपेयी, सागर जिला, काफी हमारे महत्व की बातें। चलिए अभी एरण में ही और कुछ महत्वपूर्ण बात देखते हैं। देखिए एरण में दिया सती प्रथा का प्रथम साक्ष्य यहीं से प्राप्त हुआ है। तो आपके सामने चित्र है, आप अच्छे से जानते होंगे कि भारत का सबसे पहले किसी महिला के सती होने का पुरातात्विक सबूत क्या है? एरण का सती प्रथा का अभिलेख, जो आपके सामने चित्र के रूप में, यही वो अभिलेख है जिससे हमें पता चलता है कि 510 में भी जो है महिलाएं भारत में सती होती थी। ये पहला पुरातात्विक जो है अभिलेख है। चलिए आगे चलते हैं एक और महत्वपूर्ण पॉइंट की जगह, इंद्रगढ़। तो ये भी आता है मंदसौर जिले में। तो ध्यान रखिएगा इंद्रगढ़ जो है काफी महत्वपूर्ण है। अब देखिए यहां पे दिया 8 से 12वीं सदी के शिव मंदिर। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे भगवान शिव आराध्य थे और उनके प्राचीन मंदिर हमें प्राप्त हुए। अब देखिए वही बात आती है, चूड़ियों के टुकड़े, तोलने के लिए बाट, लोहे के अस्त्र और अस्थि पंजर प्राप्त हुए। अब वैसे ध्यान रखिएगा इसका एक बड़ा महत्व ये होता है कि मध्य प्रदेश में और भारत में सबसे प्राचीन शिवलिंग कहां से प्राप्त हुआ है? इंद्रगढ़ से। ये ध्यान रखिएगा, भारत का सबसे प्राचीन शिवलिंग हमें कहां से मिला है? मंदसौर, इंद्रगढ़ से। चलिए आगे चलते हैं, काफी महत्वपूर्ण शहर अगली बार ग्यारसपुर। तो देखिए ये भी आता है विदिशा में स्थित है, सांची विदिशा आसपास का क्षेत्र है, उनके बीच में आता है ये। वैसे आप ध्यान रखिएगा ग्यारसपुर के बारे में बोला जाता है विदिशा जिले में आता है। अब देखिए यहां पर आता है माला देवी मंदिर के नक्काशीदार स्तंभ, जैसे कि आप सामने देख रहे हैं नक्काशीदार स्तंभ काफी खूबसूरत से बने हुए। तो ध्यान रखना है माला देवी के नक्काशीदार स्तंभ हमारी एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। कहां पर है? तो ग्यारसपुर विदिशा। अब देखिए यहां पर हमें मिले हैं ब्रजमठ, बौद्ध स्तूप, आठखंडा, हिंडोला तोरण, ये सारी बातें। तो ध्यान रखिएगा ये जो क्षेत्र है बौद्ध धर्म से और जैन धर्म से, हिंदू धर्म से काफी करीब में रहा है। तो ये सभी स्थानों के नाम याद रखना। आपसे यही पूछा जाता है कि ब्रजमठ कहाँ स्थित है या आठखंडा कहाँ स्थित है, और खास तौर से माला देवी मंदिर, तो उसके अपने स्तूपों के कारण ये स्थान काफी फेमस है। चलिए
आगे चलते हैं अपन भरहुत। तो देखिए भरहुत में जो है बौद्ध धर्म से रिलेटेड स्तूप है, ये सतना जिले में आता है। वैसे वर्तमान में भरहुत स्तूप काफी बड़े लेवल पर नष्ट हो चुका है, इन्हें के जो है अवशेष को संरक्षित रखा गया है। पहले अपन बात कर लेते हैं खोजकर्ता। तो देखिए बहुत महत्वपूर्ण नाम आता है अलेक्जेंडर कनिंघम, जिन्होंने 1873 में भरहुत स्तूपों की खोज की थी। ये आपके सामने अलेक्जेंडर कनिंघम का ओरिजिनल चित्र है, तो ये नाम याद रखिएगा, एग्जाम में एमसीक्यू बनता है। अब देखिए आगे दूसरे महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में आपको बता देता हूं। जैसा मैंने कहा कि भरहुत स्तूप अब नष्ट हो चुका है, इसके कुछ अवशेष जो हैं वो कोलकाता म्यूजियम में सुरक्षित रखे गए। तो ये कोलकाता म्यूजियम का ओरिजिनल चित्र है जो आप सामने देख रहे हैं, ये इसी तरह से संरक्षित रखे गए हैं भरहुत स्तूपों को। तो ध्यान रखिएगा। अब इसमें आता है ये शुंग काल के, वैसे इसके निर्माणकर्ता सम्राट अशोक है, पर शुंग काल में भी इसमें कुछ वर्क किया गया था, इन्हें रिकंस्ट्रक्ट किया गया था। तो ध्यान रखिएगा भरहुत स्तूप सतना में है, अलेक्जेंडर कनिंघम इनके खोज करता है 1873। ये दोनों पॉइंट आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। चलिए अब आगे चलते हैं हम अगले स्थान नौदा टोली की तरह। तो ये भी आता है महेश्वर खरगोन जिला। अब देखिए ये स्थान जो है इतना महत्वपूर्ण है कि हमें ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति की संपूर्ण जानकारी देता है। इसका महत्व ये हो जाता है, तो एग्जाम की दृष्टि से आप इतने ही याद रखना, ताम्रपाषाण कालीन सभ्यता की जानकारी कहां से मिलती है? नौदा टोली से। चलिए अगले स्थान की तरफ चलते हैं, पीतनगर। तो देखिए पीतनगर भी कहां पर है? खरगोन में। और यहां से हमें 2500 वर्ष पुराने बौद्ध काल के ढेर सारे अवशेष प्राप्त होते हैं। जैसे कि आप कुछ देख रहे हैं पुरानी संरचनाएं जो आज की तारीख में संरक्षित हैं। तो ध्यान रखिएगा पीतनगर कहां पर आता है? खरगोन जिले में। चलिए अगले स्थान की तरफ चलते हैं हम, नागदा। यह भी ऐतिहासिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण जगह स्थान है जो उज्जैन जिले में आता है। ध्यान रखिएगा। अब देखिए नागदा से ताम्रपाषाण युग की सभ्यता के प्रमाण प्राप्त हुए। वैसे ध्यान रखिएगा ताम्रपाषाण काल से लेके उसके बाद तक के काफी सारी सभ्यताओं की जानकारी हमें नागदा से मिलती है जो उज्जैन जिले में आती है। तो वैसे यहां पर उज्जैन जिला आप जरूर याद रखना, वर्तमान में ये उज्जैन जिले में। चलिए अब आगे की तरफ चलते हैं हम, खलघाट। खलघाट अगेन धार जिले में स्थित है, यह ध्यान रखिएगा। और यहां से भी हमें क्या जानकारी मिलती है? 2 से 2500 साल पुराने बौद्ध अवशेषों की जानकारी। तो मेरे ख्याल से आपको इस वीडियो में काफी एग्जाम ओरिएंटेड जानकारी मिली होगी। यदि मिली हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।